हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक देख रहे हैं और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग चैप्टर 13 पढ़ने वाले हैं, संस्कृति और विज्ञान। इससे पहले का जितना भी चैप्टर है वो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। इसमें हम लोग देखने वाले हैं चौथी से 7वीं सदी के टाइम पे क्या हो रहा था। उस समय ज़्यादातर सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास हो रहा था, ठीक है। तो वो क्या क्या चीज़ें हो रही थी उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस काल की चौथी से 7वीं सदी की काल की विशेषता क्या क्या है। तो इस समय में सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन सब चीज़ों का विकास हो रहा था। समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, इन सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही थी। इस समय को पुराण महाकाव्य काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पुराण महाकाव्य काल? पुराण महाकाव्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय में रामायण और महाभारत को अंतिम रूप इसी काल में दिया गया था। अंतिम रूप देने का मतलब है कि पहले लिखा हुआ तो था लेकिन उसको संकलित लिखा हुआ मतलब उसको ओरली बोला गया था, लिखा तो नहीं गया था, लेकिन इस काल में उसको संकलित किया गया यानी कि लिखा गया प्रॉपरली। पुराणों की रचना, धार्मिक सामाजिक कहानियाँ और राजवंशों की वंशावली, इस तरीके से यह सब चीज़ सब कुछ लिखा गया था, ठीक है। धर्म, रीति रिवाज, कानून पर आधारित ग्रंथों की रचना की गई थी। यह सब कुछ इसी टाइम पीरियड में हुआ था, चौथी से 7वीं सदी के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखिए साहित्यिक विकास में संस्कृत साहित्य को देखते हैं। इसमें पहले नंबर पे आते हैं कालिदास, ठीक है। महानतम कवि और नाटककार हैं। इनकी कृतियां अगर हम देखें तो ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव और रघुवंशम, तो ये सारी कृतियां आपको याद रखना है उनका, ठीक है। सब में देखिए लास्ट में म कुछ लगा हुआ है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक ऋतु संहार आपको याद रखना पड़ेगा। नाटक में देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम वर्षियम और मालविका अग्निमित्रम, ठीक है। तो ये जो उनकी कृतियां हैं और फिर नाटक है, दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। पात्रों की भाषा उनकी सामाजिक स्थितियों के अनुसार, तो ये जो नाटक लिखते थे उसमें जो पात्रों की भाषा होती थी, ठीक है। तो उच्च वर्ग के जो होते थे वो संस्कृत बोलते थे और सामान्य लोग जो होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है। अगर अभी भी कुछ नाटक अगर दिखाना हो इस तरह का, तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो संस्कृत तो नहीं, इंग्लिश बोलेंगे। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो सामान्य हिंदी बोलेंगे या कुछ जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो सब बोलेंगे। उनके नाटक जो होते थे वह सुखांत होता था, प्रेम प्रधान होता था, ठीक है। आगे देखिए एक और है क्षुद्रक, ठीक है। उनकी एक रचना है मृच्छकटिकम, ठीक है, मृच्छकटिकम। यह एक नाटक है, ठीक है। इसमें नायिका जो है नायक जो है चारुदत्त है, जो कि एक गरीब ब्राह्मण है, जबकि नायिका जो है वसंत सेना है, जो एक गणिका है। मतलब गणिका उस एक तरह से वैश्या बोल सकते हैं, जो नृत्यांगना होती थी, ठीक है। तो उसको कहते थे। समाज के सभी वर्गों का इसमें यथार्थ चित्रण किया गया, मतलब समाज जिस तरीके का उस समय होता था उसी तरीके का दिखाया गया है। सरल भाषा है, संवेदनापूर्ण है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्षुद्रक मृच्छकटिकम, यानी इसमें नायक जो था चारुदत्त था, एक गरीब ब्राह्मण था, नायिका वसंत सेना थी, ठीक है। आगे और कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक तीसरे नंबर पे, एक हम लोग कालिदास देख लिए, क्षुद्रक देख लिए और विशाख दत्त को आप देखते हैं, ठीक है। तो विशाख दत्त है, इनकी कृतियां हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्रा राक्षस में क्या लिखा गया, वो चाणक्य की जो योजनाएं थी, चाणक्य जो मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो योजना थी वह सब चीज़ का वर्णन किया गया। और देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक अधिपति व रामगुप्त का वध तथा ध्रुव देवी से विवाह। तो देवी चंद्रगुप्तम का हम लोग पिछले क्लासेस में भी स्टोरी पढ़ चुके हैं कि गुप्त काल में क्या हुआ था कि एक राजा था रामगुप्त, ठीक है। तो रामगुप्त की जो पत्नी थी वह ध्रुव देवी थी, ठीक है। वह रामगुप्त के ऊपर जब शक लोग आक्रमण करने लगते हैं तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि ये जो शक अधिपति है वह तुम पर आसक्त है, यानी कि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर बहुत आकर्षित हो गया है। तो वह उसको कहता है कि तुम इसके पास चले जाओ तो हमारा जो साम्राज्य है वो बचा रह जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। इस बात पे चंद्रगुप्त द्वितीय जो रामगुप्त का भाई था, ठीक है, तो रामगुप्त का भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसको गुस्सा आ जाता है और वत्सा का अधिपति और रामगुप्त दोनों को मार देता है और उसके बाद यह ध्रुव देवी से शादी कर लेता है। तो इसी के बारे में कहानी है पूरा और इसी को देवी चंद्रगुप्तम में लिखा है किसने, विशाख दत्त ने लिखा है, ठीक है। तो विशाख दत्त की दो कृतियां आपको याद रखना है, मुद्रा राक्षस जिसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन किया गया है और देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का कैसे प्रेम प्रसंग रहा, क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ लिखा गया है। आगे देखते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ये भी एक बहुत अच्छे नाटककार थे और इनकी कुछ कुछ रचनाएं हैं जैसे कि नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है। ये तीनों आपको याद रखना है। संस्कृत गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। कहने का मतलब कि ये सारी जो नाटकें हैं वह संस्कृत में उसको लिखा गया है और हर्षवर्धन जो थे खुद भी संस्कृत उनको बहुत अच्छे से आता था, तो इसलिए उन्होंने नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये सब चीज़ संस्कृत में लिखा गया है। तो जितना भी आपको नाटक और कृतियाँ मतलब जो भी रचनाएं हैं वो बता रहे हैं वो आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी पूछा जा सकता है जो कि हम आपको या तो बोल रहे हैं बोल के बता रहे हैं या लिख दिए हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है।
तो जैसे कि हर्षवर्धन का जो नाटक है, ठीक है, वो संस्कृत गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अन्य रचनाएं। ये सब जो बड़े बड़े लोग थे वो तो लिख ही रहे थे, और भी कुछ कुछ है। जैसे अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, ठीक है, संस्कृत शब्दकोश है, ये संस्कृत का शब्दकोश है। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है, जिसमें क्या दिया हुआ है, तो व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत, नागरिक जीवन पर आधारित है ये कामसूत्र, ठीक है। आगे देखते हैं दक्षिण भारत का साहित्य। तो तमिल भाषा में संगम साहित्य, तो हम लोग संगम काल के टाइम में भी देखे थे कि संगम साहित्य लिखा जा रहा था। तो इसमें एक है इलंगो, इलंगो के द्वारा लिखा गया है सिलप्पाधिकारम, ठीक है। इलंगो एक व्यक्ति हैं और उनके द्वारा लिखा गया है सिलप्पाधिकारम। ये क्या है, ये एक कहानी है, किसकी कहानी है, तो कोवलन और माधवी की कहानी है, ठीक है। तो कोवलन जो है एक व्यापारी है, जिसकी एक पत्नी है कन्नगी, ठीक है, कन्नगी नाम की उनकी एक पत्नी है। लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ के, और माधवी नाम की एक गणिका है, ठीक है, गणिका मतलब नृत्यांगना है, वैश्या है, उससे वह प्रेम करने लगता है। लेकिन उसके बाद माधवी जो रहती है उसको बहुत ज़्यादा लूट लेती है, मतलब उसका पैसा बहुत सारा खर्च करवा देती है, और उसके बाद उससे ब्रेकअप कर लेती है, ठीक है। तो वह बिल्कुल भिखारी जैसा बन के जब ब्रेकअप हो गया तो वह फिर से अपनी पत्नी के पास आ जाता है। पत्नी कहती है ठीक है अब आप आ गए हैं, तो उसको स्वीकार कर लेती है, और सब कुछ तो उसका लूट चुका होता है, सारा धन संपत्ति। तो कनगी कहती है कि ठीक है हम लोग फिर से अपना नया जीवन शुरू करते हैं। तो इस चक्कर में वह कहती है कि अब हमारे पास पैसा तो है नहीं जीवन फिर से नए तरीके से शुरू करने के लिए, तो वह अपना एक पायल दे देती है, ठीक है। उसके पास एक पायल होता है, पायल दे देती है, और पायल दे के कहती है कि इसको बेच दीजिए, और बेचने के बाद जो पैसा होगा उससे हम लोग फिर से अपना नया जीवन शुरू करेंगे। तो कोवलन जो होता है वह जाता है जौहरी के पास, जौहरी के पास जाता है वह पायल बेचने के लिए। तो उसी राज्य में एक रानी रहती है, रानी का भी पायल बिल्कुल उसी डिज़ाइन का था जो कनगी का डिज़ाइन का था, ठीक है। इसकी पत्नी का जो डिज़ाइन था पायल का, सेम टू सेम उसी का भी वही डिज़ाइन रहता है, और उसका चोरी हो गया रहता है रानी का। तो रानी पूरे राजमहल मतलब कि पूरे राज्य में बात फैला देती है कि जिसके पास भी ऐसा मिले तो हमको बताना। तो जौहरी देखता है कि अरे ये तो वही डिज़ाइन है। फिर वह जौहरी जो है उसको पकड़ के राजा के पास ले जाता है और कहता है ये चोर है, और उस चक्कर में उसको झूठे आरोप में मरवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी में वह पत्नी जो है जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और गुस्से में आकर जो मदुरा नगर है उसको श्राप देती है कि उसका नाश हो जाए, ठीक है। तो ये कहानी है, हम आपको थोड़ा सा कहानी इसलिए बता दिए, आपको कहानी तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इससे आपको याद रहेगा इलंगो सिलप्पाधिकारम, ठीक है। अब देखिए दूसरा है सतनार, ठीक है, सतनार मणि मैखले, सतनार द्वारा लिखा हुआ है मणि मैखले। अब ये मणि मैखले भी उसी का सिलप्पाधिकारम का ही एक्सटेंडेड वर्जन आपको लगेगा, क्योंकि ये जो कोवलन और माधवी थी, ठीक है, इन दोनों का प्रेम प्रसंग तो चल रहा था, तो इससे एक पुत्री हुई, ठीक है, इससे एक पुत्री हुई थी, और कोवलन और माधवी की पुत्री की जो कथा थी वह मणि मैखले में दिया हुआ था, ठीक है। तो सतनार की मतलब रचना है मणि मैखले, और उसमें कोवलन और माधवी की पुत्री की कथा है। सिलप्पाधिकारम में कोवलन और माधवी की प्रेम का कहानी है, और मणि मैखले में कोवलन और माधवी की पुत्री की कथा है, ठीक है। आगे देखिए लोक साहित्य भी कुछ कुछ था, जैसे आम लोगों द्वारा कुछ कुछ कहानियां लिखी गई थी, गीत नाटक आदि रचना। जातक कथाएं, जातक कथाएं क्यों होता था, तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां लिखी हुई थी। पंचतंत्र में शिक्षा देने के लिए, मोरल साइंस एक तरह से सिखाने के लिए पशु पक्षी आधारित कहानियां थी। जातक कथा जो था स्तूपों के रेलिंग पर लिखा हुआ रहता था, ये स्तूप है इसके चारों तरफ रेलिंग बना हुआ रहता था, और इसी पर जातक कथाएं जो होता था उसको लिखा जाता था। अजंता के चित्रकला में भी उसको दिखाया गया है, ठीक है, जातक कथाओं को। चलिए आगे देखते हैं कला और चित्रकला में अजंता की गुफाओं की चित्रकला देखिए, तो उसमें बताएं कि अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं का चित्रण किया गया, ठीक है। और मूर्ति कला और स्थापत्य कला का भी विकास हो रहा था, धार्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक जीवन का भी चित्रण था, ठीक है। अजंता की गुफा में ये सब चीज़ मतलब कला और चित्रकला में ये सब चीज़ें हो रही थी। मूर्ति कला था, स्थापत्य कला था, धार्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक जीवन का भी चित्रण किया जाता था। उसके बाद अजंता की गुफाओं की चित्रकला की बात करें तो जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चौथी से 7वीं सदी की वास्तुकला और स्थापत्य कला के बारे में। साहित्य के साथ साथ इस काल में वास्तुकला में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई, ठीक है। तो क्या हुआ था, वास्तुकला में भी, साहित्य तो हो ही रहा था लेकिन वास्तुकला में भी प्रगति देखने के लिए मिला। जैसे कि मंदिर निर्माण की परंपरा इसी समय शुरू हुई, चौथी से 7वीं सदी के टाइम में ही मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हुई। दक्षिण भारत में मंदिर और मठ बनने लगे थे, मठ वो बौद्ध मठ होता था, ठीक है, और मंदिर तो बन ही रहा था। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी, ठीक है। जैसे कि गर्भगृह क्या होता है, एकदम सेंटर वाला जो मंदिर होता है जहाँ पर भगवान रहते हैं, ठीक है, इसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ रहता है, ठीक है, और यहाँ गर्भगृह रहता है, ऊपर एक शिखर जैसा ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे। गर्भगृह तक पहुँचने के लिए दलान होता है, दलान यानी कि इस तरीके से जो बनाया जाता है इसी को दलान कहते हैं, ठीक है। तो दलान होता है जिसको मंडप कहा जाता है, ठीक है।
आगे देखिए, दलान से होकर सभा भवन और फिर ड्योढ़ी यानी गेटवे तक पहुंचा जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप देख लीजिए कि यहाँ पहले चबूतरा है, ठीक है, उसके ऊपर गर्भगृह है, और यहाँ पर एक इसको कहेंगे दलान कहेंगे। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा जगह होता है, ठीक है, सभा भवन टाइप का, और इसी के आगे फिर जाया जाता है। चारों ओर दीवार से घिरा आंगन होता है। आंगन के बाद बाद में छोटे मंदिर बनाए जाने लगे। अधिकतर मंदिरों में शिखर नहीं होते, यह जो शिखर है ज़्यादातर में नहीं होता था, लेकिन इसकी शुरुआत इसी काल में हो गई थी। ठीक है, मंदिर प्रायः चबूतरे पर बनाया जाता है। ये जो है ये चबूतरा है, ठीक है। उसके बाद इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है, इस तरीके से सीढ़ी बनाया जाता है। मंदिरों के द्वार और स्तंभ अलंकृत होते हैं। इसमें जितना भी पिलर जैसा कुछ कुछ स्तंभ जो बनाया जाएगा वो अलंकृत रहेगा, यानी सजाया धजाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं गुफा मंदिर के बारे में। इस काल में गुफा मंदिरों का निर्माण विशेष महत्व रखता है। उदयगिरी का गुफा मंदिर देखते हैं, तो यह मध्य प्रदेश में किसने बनवाया? तो गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, वही चंद्रगुप्त द्वितीय जो ध्रुव देवी से शादी कर लिया था अपने भाई को मार के। तो इसका एक सेनापति था वीरसेन। ठीक है, वीरसेन ने उदयगिरी का गुफा मंदिर बनवाया है। इसमें एक गर्भगृह है, सामने मंडप है। गर्भगृह मतलब ये गर्भगृह जिसमें भगवान रहेंगे, उसके बाद मंडप होगा। ठीक है, ये चबूतरा है, ठीक है, मंडप होगा, चबूतरा होगा। विशाल वराह अवतार की मूर्ति है। इसके अंदर क्या है? मूर्ति जो है वराह अवतार की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है, दीवारों पर अलंकरण और पच्चीकारी है। ठीक है, तो ये गुफा मंदिर के बारे में है। उदयगिरी का गुफा मंदिर जरूर याद रखिएगा, किसने बनवाया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन ने बनवाया है। ठीक है, और वराह अवतार की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। आगे देखिए, और बौद्ध गुफाएं। ठीक है, गुफा मंदिर में एक तो उदयगिरी का गुफा मंदिर हो गया, उसके बाद बौद्ध गुफाएं में अजंता महाराष्ट्र में है, बाघ मध्य प्रदेश में है, और सितन वासल जो है तमिलनाडु में। जरूर याद रखिएगा, थोड़ा सा ये सुना हुआ नहीं है, सितन वासल तमिलनाडु में। ठीक है, पहले की गुफाओं से अधिक लंबी व अलंकृत है। बौद्ध धर्मावलंबियों की पूजा का केंद्र है। ठीक है, ये जितना भी अजंता, बाघ, सितन वासल जो भी है, ये सब बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए पूजा का केंद्र है। ठीक है, और पहले की जो गुफा वाली मंदिरें थी उससे बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत सुंदर से सजाया धजाया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ गुप्तकालीन मंदिर। ठीक है, तो इस काल में क्या था? इस काल में पत्थर और ईंट से मंदिर बनाए हुए मिलते थे। मंदिर जो बनता था वह पत्थर और ईंट से बनाया गया था। ठीक है, जो दक्षिण भारत का आप देखते हैं वो पहाड़ों को काट वाट कर बनाया गया है, लेकिन गुप्तकालीन मंदिर या उत्तर भारत का मंदिर है और इसको पत्थर और ईंट से बनवाया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी और उत्तर प्रदेश में है। झांसी के उत्तर प्रदेश के झांसी में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसकी विशेषता क्या है? शिखर लगभग 12 मीटर ऊंचा है। मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। ठीक है, तो शिखर किसको कहते हैं? जैसे ये हो गया चबूतरा, ठीक है, इसके अंदर हो गया गर्भगृह, और इसी के ऊपर इस तरह से शिखर बनाया जाता था। ठीक है, इस तरीके का शिखर बनाया जाता था, और यहाँ आमलक, इसके ऊपर कलश। ठीक है, इस तरीके से। तो यह जो शिखर बनाने का जो शुरुआत है यह इसी देवगढ़ के दशावतार मंदिर से ही शुरू हुआ है। ठीक है, और ये कितना मीटर ऊंचा था? तो 12 मीटर ऊंचा था। गर्भगृह के चारों ओर मंडप से घिरा हुआ था। गर्भगृह चारों ओर से 4 मंडपों से घिरा हुआ था। ठीक है, 4 मंडप गर्भगृह के चारों ओर जिसमें परिक्रमा किया जाता है। ठीक है, द्वार व स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत था, यानी कि पूरा जो यह मंदिर है इस तरीके से शिखर बनाया गया है। ठीक है, और ये द्वार, यहाँ पर मंडप है। ठीक है, इसका जो द्वार है आगे जो द्वार बनेगा, ठीक है, और जितना भी स्तंभ होगा यह सब अलंकृत था। ठीक है, मूर्तियों से अलंकृत था। आगे देखिए एरन मध्य प्रदेश, यहाँ पर वराह और विष्णु मंदिर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एरन मध्य प्रदेश में वराह और विष्णु मंदिर है। आगे देखिए स्तूप और बौद्ध स्थापत्य। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के साथ साथ बौद्ध विहार, चैत्य और स्तूपा का भी निर्माण हुआ। तो गुप्त काल में क्या था कि हिंदू मंदिर तो बन ही रहे थे, साथ साथ बौद्ध विहार भी बनाया जा रहा था, चैत्य और स्तूप भी बनाया जा रहा था। चैत्य क्या होता है? तो यह बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। ठीक है, और स्तूप क्या है? स्तूप में बुद्ध भगवान के मरने के बाद उनके जो अवशेष हैं उनको वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, बहुत सारे अवशेष, जैसे हाथ किसी जगह सर रखा गया है, तो उसके ऊपर एक स्तूप इस तरीके से बना दिया जाता था। ठीक है, तो और विहार क्या होता था? विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं के रहने का जगह होता था। अब देखिए यहाँ धामेक स्तूप देखें जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, तो इसको याद रखना है। ईंटों से निर्मित है, आधार वर्गाकार न होकर गोलाकार है। आधार वर्गाकार यानी कि आधार ऐसे नहीं बना है, ठीक है, वर्गाकार है, इस गोल तरह का है। ठीक है,
और ऊंचाई जो है इस स्तूप की 128 फुट है, 128 फुट, ठीक है। धरातल पर निर्मित, धरातल मतलब जमीन पर ही निर्मित है, अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है। यह जो चबूतरा थोड़ा सा आपको दिख रहा है वह बहुत पतला सा है, ठीक है, बस आधार दिया गया है, बहुत ऊंचा चबूतरा नहीं है, इसलिए कहा गया है कि धरातल पर निर्मित है। दीवारों में बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए कोष्ठक है, इसमें छोटा छोटा कोष्ठक बना दिया गया है जिसमें बौद्ध प्रतिमाएं रखी गई। सजावट के लिए उत्कृष्ट कोटि की कल्पनाशील आकार नक्काशी की गई है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको याद रखना है धामेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में ईंट से निर्मित है। आधार वर्गाकार नौका गोलाकार है, 128 फुट का है। धरातल पर निर्मित है। दीवारों में बौद्ध प्रतिमा रखने के लिए कोष्ठक है, तो 128 फुट है, यह याद रखेगा। और आधार गोलाकार है, ठीक है, ईंटों से निर्मित है। धामेक स्तूप सारनाथ में है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे देखते हैं, तो मंदिर स्थापत्य कला की शुरुआत गर्भगृह, मंडप और आंगन इसमें बना दिए थे। ये चबूतरा है, ठीक है, इसके ऊपर गर्भगृह है जिसमें भगवान को रखा गया, यहाँ मंडप है, और फिर ये बड़ा सा आंगन है, ठीक है। इसमें और भी छोटे छोटे मंदिर होंगे। उसके बाद शिखर निर्माण का प्रयास जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर से शुरू हुआ था। गुफा मंदिर देखें तो उदयगिरी वराह अवतार बनाया गया, वहाँ पर अजंता है, बाघ है, सितन वासर है, ठीक है। बौद्ध स्थापत्य में धामेक स्तूप सारनाथ में है। मंदिर और गुफाओं में मूर्तिकला, पच्चीकारी, अलंकरण का सुंदर मेल दिखाई देता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं मूर्ति कला के बारे में। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ पर है, तो यह मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र में है। यह जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं मूर्ति कला में कि कुषाण और गुप्त काल की तुलना करते हैं। तो कुषाण काल में देखेंगे तो शरीर के सौंदर्य का यथार्थ चित्रण किया गया है, ठीक है। लेकिन गुप्त काल में क्या है कि मोटे वस्त्र की सज्जा की गई है, मूर्तियों के पीछे आभा मंडल है, मतलब सर के पीछे जो गोल सा ऐसे बना हुआ होता है मूर्ति के पीछे, उसको आभा मंडल कहते हैं। देवी देवताओं को मानव रूप में प्रदर्शित किया गया है। गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक है। तो यह इस पे गुप्त काल यहाँ था, अगर हम देखें इस तरह से, इस जगह पर गुप्त काल, ठीक है, और इधर था कुषाण काल, ठीक है। तो यहाँ पर गांधार शैली का असर ज़्यादा पड़ा है और यहाँ मथुरा शैली का असर ज़्यादा पड़ा है, ठीक है। मूर्ति कला में और देखते हैं प्रमुख मूर्तियाँ। पहले तो है विष्णु की मूर्ति, यह देवगढ़ के दशावतार मंदिर से मिली है। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन मुद्रा में है, गहनों से अलंकृत, कुंडल, मुकुट, हार, कंगन पहने हुए हैं। शिव और इंद्र की भी मूर्तियां हैं। कार्तिकेय मयूर पर बैठे हुए हैं और नाभि से जो कमल निकला है उस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा बैठे हुए हैं, लक्ष्मी पैर दबाते हुए। तो इस तरह की जो मूर्ति है यह देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपको देख के समझ में आ जाए। ये देखिए, यही मूर्ति है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर से मिली है। इसमें देखिए ये शेषनाग हैं और शेषनाग की सैया पर ये विष्णु जी लेटे हुए हैं, पीछे लक्ष्मी माता जो है वो पैर दबा रही हैं। उसके बाद इनके नाभि से कमल निकला है, इस पर जो है ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर मयूर पे कार्तिकेय बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से, और इंद्र, और इन सब का इंद्र और शिव की भी मूर्ति बनी हुई है। तो यही जो है फोटो, आप इससे पहचान लीजिए सब कुछ। चलिए, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो काशी से प्राप्त हुआ है गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण की मूर्ति, गोवर्धन पर्वत वह उठा रहे हैं, तो कृष्ण की मूर्ति है वहाँ पर, काशी से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, तो यहाँ बुद्ध भगवान के बारे में बताया गया है। तो बुद्ध भगवान का जो चित्र मिला है इधर से, घुंघराले बाल है, आभा मंडल अलंकृत है, यानी पीछे आभा मंडल जो बना हुआ है उसमें अलंकरण है कुछ कुछ, विविध मुद्राएं हैं। मथुरा संग्रहालय की बुद्ध प्रतिमा, मतलब मथुरा के संग्रहालय में भी बुद्ध की जो प्रतिमा है, सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त 7.5 फीट ऊंचे तांबे की बुद्ध प्रतिमा है, ठीक है, जो कि मथुरा संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पर है? सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त 7.5 फीट ऊंचे तांबे की बुद्ध प्रतिमा। आपसे पूछा जाएगा कि तांबे की बुद्ध प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो सुल्तानगंज बिहार से मिली है, ठीक है। इसका वजन जो है 1 टन है, तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अब हम लोग मूर्ति कला कंप्लीट हो गया है, चित्रकला में देखते हैं। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। इस काल की चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर 3 प्रकार के चित्र बने हुए हैं। पहले तो प्राकृतिक दृश्य है, वृक्ष, पर्वत, नदी, पशु पक्षी, अप्सराएं, गंधर्व, ये सब बना हुआ है। उसके बाद बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं हैं, उपदेश देते हुए दृश्य बनाया गया है, प्रतिमा बनाया हुआ है। जातक कथाएं भी लिखी हुई है, बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो भी कहानी है, जातक कथा भी, वहाँ पर उसका भी चित्रण किया गया है, ठीक है। ये कहाँ पर? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। आगे देखिए,
यहाँ पर और भी कुछ-कुछ तरह का चित्रकला है। तो एक अंधा तपस्वी है, उसके माता-पिता के साथ बालक है और दूसरा फिर एक मृत्यु शैया पर राजकुमारी लेटी हुई है। उसके बाद कुछ-कुछ ऐसा है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का जो मिलन हुआ है, वो उस तरह का फ़ोटो दिखाया हुआ है। तो ये बुद्ध वाला हो गया और ये अलग-अलग और भी किसी-किसी चीज़ का चित्रण वहाँ पर किया गया है, ठीक है? अजंता की गुफ़ाएँ में। बाघ की गुफ़ाएँ यह भी मध्य प्रदेश में है, इसको देखते हैं। चित्रों में सांसारिक लौकिक जीवन का चित्रण मिलता है। नृत्य, गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती, इनसे इस समय की वेशभूषा, केश सज्जा और अलंकरण का ज्ञान मिलता है। मतलब इससे पता चलता है कि उस समय किस तरह का वेशभूषा, किस तरह का पहनावा था, कैसे लोग बाल बनाते थे, किस तरह का साज-सज्जा था। संगीत और नृत्य संबंधित चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ठीक है? आगे देखिए अन्य स्रोत में यहाँ पर सिक्कों पर चित्रण जो है, एक बारी बताए थे आपको समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए चित्रण बनाया गया और व्याघ्र पराक्रम रूप में, मतलब एक बाघ है उस पे वह आक्रमण कर रहे हैं, उसका चित्रण किया गया है समुद्रगुप्त का। मंदिरों के दरवाजे और स्तंभों पर देवी देवताओं का चित्र बनाया जाता था, ठीक है? उसके बाद विज्ञान और तकनीक देखते हैं। तो गणित एवं खगोल विज्ञान में पहला आर्यभट्ट है, ठीक है? जिनको जो शून्य का संख्यात्मक प्रयोग किए थे और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और वो अपनी धुरी पर घूमती है। ये किसने बताया है? तो आर्यभट्ट ने बताया है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की है। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। उसके बाद इनका एक ग्रंथ है जिसको आर्यभट्टीय नाम है उनका, और उनकी कर्म भूमि यानी कहाँ पर वह रहते थे, तो तारेगना, मसौड़ी, पटना, बिहार में, ठीक है? तो ये जगह जरूर याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो पटना बिहार के मसौड़ी में। और उसके बाद वरामिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, ज्योतिषी और ज्ञान में योगदान था। जैसे इनका आर्यभट्ट का इसमें योगदान था, शून्य में शून्य का संख्यात्मक प्रयोग, पृथ्वी गोल है अपनी धुरी पर घूमती है, ये सब बताए थे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगता है ये बताए थे। उसी तरह वरामिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त जो है ये सब ज्योतिषी और गणित के योगदान, गणित में उनका योगदान था। तो इन सब का नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए आयुर्वेद, ठीक है? आयुर्वेद किसकी रचना है? तो ये धन्वंतरि की रचना है। धन्वंतरि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक थे। ये गुप्त साम्राज्य का वही चंद्रगुप्त है जो रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर लिया था, ठीक है? तो यही चंद्रगुप्त जो है उसी के टाइम पे कौन रहते थे? धन्वंतरि रहते थे। इसमें मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की चिकित्सा भी की जाती थी। आगे देखिए रसायन और धातु विज्ञान में नागार्जुन जो थे रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के विशेषज्ञ थे। सोना, चांदी, तांबा आदि से रोगों का उपचार करते थे। प्रमुख धातु उपलब्धियां, तो इसमें दिल्ली का जो लौह स्तंभ है, मेहरौली कुतुब मीनार परिसर, मतलब कुतुब मीनार का जो परिसर है उसी में एक मेहरौली नाम का लौह स्तंभ है। यह जंग रहित तकनीक से बनाया गया है। आज भी संरक्षित है, मतलब आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। लोहे का बना हुआ है लेकिन आज भी उसमें जंग नहीं लगा हुआ है। सुल्तानगंज के तांबे की बुद्ध प्रतिमा जो है 7.5 फीट का 1 टन का, वह भी तांबे का बना हुआ है। तो उससे भी धातु की उपलब्धि पता चलता है। सिक्के और मोहरे जो हैं स्वर्ण सिक्कों में मिलावट रोकने का उत्कृष्ट तकनीक, मतलब तकनीक से बना हुआ है जो सिक्का है, ठीक है? आभूषण निर्माण में धातु कला का उत्कृष्ट प्रयोग। तो आभूषण का भी निर्माण जो होता था उसमें भी धातु का यूज़ किया। इसमें बताया गया है कि पहले के टाइम में, उस 4वीं से 7वीं सदी के टाइम में धातु का कहाँ-कहाँ पर उपयोग हुआ है। पहले तो महरौली स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगा हुआ है, तो इससे पता चलता है कि उस समय कितने सही तरीके से बनाया जाता था धातु का भी जो सामान होता था। फिर सुल्तानगंज का जो तांबे की बुद्ध प्रतिमा है उससे भी पता चलता है। सिक्के और मोहर जो स्वर्ण सिक्के बनाए गए हैं उससे पता चलता है कि मिलावट कैसे रोका जाता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं किया गया है। आभूषण निर्माण में धातु कला का उत्कृष्ट उपयोग देखता है, मतलब बहुत सारा जो आभूषण बनाया गया उससे भी पता चलता है कि उस समय लोग धातु कला का उपयोग बहुत अच्छे से करते थे। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।